वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। इसके हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने जाना कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर स्कार्सिटी क्या है और किस तरह से हमें ज़रूरत है वाटर को मैनेज करने की और हमें उसे कंजर्व करने की। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को रीड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे। देखिए, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। हम किस तरह से, क्वेश्चन उठता है कि हम किस तरह वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और वाटर को मैनेज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सो दैट फ्रॉम एनिसेंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubble, reservoirs or lake, embankment and canal for irrigation। तो ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि एनिसेंट टाइम से ही हम कंस्ट्रक्टिंग का काम करते चले आ रहे हैं। हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि डैम्स हैं जो स्टोन से बनते हैं और यहाँ पर जलाशय बनाए जाते हैं, लेक बनाई जाती हैं और बांध बनाई जाती हैं। किस चीज़ के लिए? इरिगेशन करने के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यू दिस tradition in modern India by building dams in most of the river basin। तो इसमें कोई सरप्राइज़ की तो बात ही नहीं है कि हम लगातार पहले से ही और अब जो मॉडर्न टाइम है इसमें भी हम लगातार डैम्स को बिल्ड करते चले आ रहे हैं रिवर बेसिन के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ नीचे डाटा दिया गया है कि कब कब कौन सी डैम बनाई गई, किसके द्वारा ये सब डैम्स बनाई गई। वाट आर डैम्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डैम्स क्या है एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या होती हैं और किस तरह से वो हमारी मदद करते हैं वाटर को संरक्षित करने में, वाटर को मैनेज करने में, सही तरह से उसे यूज़ करने में। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rain water that could be यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड। तो जो डैम्स होते हैं वो ट्रेडिशनली बनते चले आ रहे हैं रिवर के ऊपर और जो रिवर रेन वाटर है उसे कंजर्व करने के लिए, जिससे कि उसका हम बाद में यूज़ कर सकें इरिगेशन करने के लिए। जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनको इरिगेट करने के लिए उनका हम बाद में यूज़ कर सकें। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आज जो डैम्स बनाए जा रहे हैं वो केवल इरिगेशन के लिए ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए भी बनाए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल्स, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग, ब्रीडिंग। मतलब और दूसरे भी पर्पज़ हैं जिनके लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इरिगेशन तो मेन चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी, और यहाँ पर इनका यूज़ डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी होता है। और ये डैम रिक्रिएशन के लिए बनाए जाते हैं और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, मछली पालन करने के लिए, मतलब बहुत सारे पर्पज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। हैंस डैम्स आर नाउ रिफर्ड एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रख दिया गया है, क्योंकि ये इनके साथ बहुत सारे काम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन द सतलुज बेस रिवर बेसिन। अब सतलुज रिवर की बात बताई जा रही है, वहाँ पे कौन सा डैम है? द भाखरा नागल प्रोजेक्ट, वहाँ पे भाखरा नागल प्रोजेक्ट बना है। वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। वहाँ पर जो पानी है वो यूज़ किया जाता है हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी
और इरिगेशन के लिए भी, यानी कि सिंचाई के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसका यूज़ हम करते हैं। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन महानदी, अब हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ है? महानदी बेसिन पर है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन वाटर विद फ्लड कंट्रोल, हम उसे कंजर्व करके रखते हैं जिससे कि जो फ्लड है उसको हम कंट्रोल कर सकें। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। तो देखिए ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये कब लॉन्च किए गए? इंडिपेंडेंस के बाद इन्हें लॉन्च किया गया। क्या करने के लिए? ये जो है वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है जिससे कि वो अदर यूजेस, मतलब उनका यूज़ दूसरे काम के लिए भी किया जा सके। अब क्या सोचकर ये किया गया? किस सोच को रखा गया? सोचा गया कि ये एक व्हीकल का काम करेंगे जो नेशन को कहाँ पर लेकर जाएंगे? डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे और प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगे। और ये प्रोग्रेस क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, तो ये कंट्री, ये नेशन अपंग बना दिया गया था। तो ओवरकम करने के लिए, इस हैंडीकैप से ओवरकम करने के लिए, अपंगता से ओवरकम करने के लिए ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए कि जिससे देश जो है आगे बढ़ सके, प्रोग्रेस कर सके। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये जो डैम्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी with rapid industrialization and growth of the urban economy। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा कहने के पीछे क्या रीज़न है। रीज़न था कि वहाँ पे उनसे डेवलपमेंट होगा, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वाटर को कंजर्व करेंगे, मैनेज करेंगे, तो क्या होगा? डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, जो विलेज इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट होगा, और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा लगाई जाएंगी, और जो हमारा अर्बन एरिया है वो ग्रो करेगा। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव कम अंडर द स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। लेकिन ये जो रिसेंट ईयर चल रहे हैं, हाल ही में क्या हुआ, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए, ये जो लार्ज डैम्स बनाए गए, यहाँ पर अपोजिशन होने लगा, यानी कि इन चीज़ों का विरोध होने लगा। और ये जो विरोध हो रहा था, सॉरी मैंने विरोध बोल दिया, विरोध हो रहा था, इसके बहुत सारे कारण थे। कारण क्या थे? रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the rivers there, resulting in rockier stream bed and poorer habitats for the river aquatic life। देखिए इसके बहुत सारे रीज़न जो है सामने निकल कर आते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग था, जो रिवर का रेगुलेटिंग एंड डैमिंग था, वो अफेक्ट कर रहा था नेचुरल फ्लो को, जिससे क्या हो रहा था? पुअर सेडिमेंट हो रहा था। सेडिमेंट क्या है? जैसे कि रिवर है वो ऊपर से पहाड़ों से या ऊपर से चल के जैसे आती है तो उसके साथ मिट्टी का कटाव होता है या दूसरी चीज़ें वो अपने साथ बहाकर ले आती है। तो ये जो सेडिमेंट फ्लो था, इससे क्या हो रहा था? एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने की वजह से जो जैसे जलाशय हैं उनकी बॉटम में ये सब जम जाता है, जिसका क्या रिजल्ट होता है? रॉकियर स्ट्रीम बेड बन जाते हैं, यानी कि वो जो वहाँ पर कंकड़ पत्थर भी बहकर उनके साथ आते हैं तो वो रॉकियर हो जाते हैं। एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, और जो रिवर के अंदर जीव जंतु रहते हैं
उनके लिए जो उनका हैबिटेट था, उनका जो निवास था, वो बिल्कुल पुअर का मतलब है उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। अब देखिए आगे भी रीज़न बताया गया है। डैम्स ऑल्सो फ्रैगमेंट rivers making it difficult for the aquatic fauna to migrate, especially for swamping। देखिए तो जो डैम्स है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, फ्रैगमेंट का मतलब हिस्सों में डिवाइड हो जाती है रिवर। क्या अगर डैम बनाएंगे तो वो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाता है, जो वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो नहीं जा पाते उस सेपरेशन की वजह से। द रिजर्वर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द existing vegetation of soil, leading to the decomposition over the period of time। अब देखिए ये जो जलाशय बना दिए जाते हैं, इससे क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर पानी आ जाता है, सब जगह पानी पानी हो जाता है, जिससे अगर ज़्यादा टाइम तक पानी ठहरा रहेगा तो जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ की वेजिटेशन पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो बैड इफ़ेक्ट हैं इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से वो सामने आते हैं, जिससे इनका अपोजिशन होने लगता है, यानी कि इनका विरोध होने लग जाता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि सेडिमेंटेशन होता है, इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्टेड है इसकी वजह से, और जो वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, और जो वेजिटेशन है उसको भी इससे नुकसान होता है। Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new social movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन and the टिहरी डैम आंदोलन। तो देखिए ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है और ये लार्ज डैम जो बनी, इससे कुछ और सोशल मूवमेंट भी हुए, जैसे कि अभी ऊपर बात बताई गई थी कि अपोजिट में लोग खड़े हो गए, उन मतलब आंदोलन करने लगे। तो इसी तरह के कुछ मूवमेंट हुए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, टिहरी डैम आंदोलन चला। लोग जो है नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हों। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट हैव प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब ये सारे जब प्रोजेक्ट बनाए जाने लगे तो जो लोकल कम्युनिटी थी, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट होने लगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब उन्हें अपनी जगह को छोड़कर कहीं और सेटल होना पड़ा। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप दियर लैंड। अब जो लोकल लोग थे उन्हें अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा, लिवलीहुड अपनी जीविका को छोड़ना पड़ा, एंड देयर इमर्स एक्सेस टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। बेचारे वो क्या सोचते थे, उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। वो क्या सोचते थे कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये काम आएंगे अपने नेशन के लिए, और नेशन का कुछ अच्छा होगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा नेशन में। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो अगर ये लोग जो आम लोग हैं, लोकल लोग थे, उन्हें अगर इस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा था, इन प्रोजेक्ट्स का लाभ नहीं मिला, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इनसे लाभ उठाया। Perhaps the landowners, the large farmers, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। तो यहाँ पर जो लैंड ओनर्स थे, फार्मर्स थे, या जो कंपनीज लगा रहे थे, या जो शहरी सेंटर थे, उन्हें इस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन विलेज। अगर गांव में उन लोगों की बात की जाए जिनके पास लैंड नहीं होती, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। क्या उन्हें इस प्रोजेक्ट से कुछ मिला होगा? क्या लगता है ऐसा? ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जिन लोगों के पास लैंड थी तो उन्हें तो लैंड के बदले उन्हें कुछ पैसे दिए जाने लगे, या फिर कहीं और उन्हें जगह मिलने लगी। लेकिन जो बेचारे जो विलेजर्स लैंडलेस थे, उनका क्या? उन्हें तो किसी भी चीज़ में प्रॉफिट नहीं था। इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज the cropping pattern of many regions, with farmers shifting
टू वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप। अब क्रॉपिंग सिस्टम भी, क्रॉपिंग पैटर्न भी इससे चेंज होने लगा। ये जो मल्टी प्रोजेक्ट पर्पस प्रोजेक्ट बने, इनसे क्रॉपिंग सिस्टम भी, क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होने लगा। जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, जो वाटर था वो ज़्यादा यूज़ करने लगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। तो जो लैंड ओनर थे उन्हें तो हर जगह से प्रॉफिट हो ही रहा था। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस लाइक सेलाइनेशन इन द सॉइल। अब इकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, जैसे कि जो सॉइल थी उसका ह्रास होने लगा। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। अब ये तो होना ही था, यहाँ पर कुछ सोशल इशू भी उठने लगे, जैसे कि गैप आने लगा। जो रिचर पर्सन थे, रिचर लैंड ओनर थे, उनके बीच और जो लैंडलेस पुअर थे उनके बीच, यानी कि इनइक्वालिटी होने लगी। एज वी कैन सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। अब झगड़े भी खड़े होने लगे लोगों के बीच में, क्योंकि हर कोई अलग अलग यूज़ चाहता था, डिफरेंट यूज़ उन्हें चाहिए थे उस वाटर के, वाटर रिसोर्सेज के। वो अलग अलग बेनिफिट लेना चाहते थे उन वाटर रिसोर्सेज से। इन गुजरात का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। द साबरमती बेसिन फार्मर वर एजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas। अब जो गुजरात की बात ले लेते हैं, जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है वो विरोध करने लगे, वो जो है आवाज़ उठाने लगे। क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज थे उनमें वाटर सप्लाई ज़्यादा की गई, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्राउट। और ये कैसा हो रहा था? ये हो रहा था सूखे के दौरान। जब सूखा पड़ रहा था तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा वाटर सप्लाई होने लगा, तो फार्मर्स क्या थे, उन्हें तो आवाज़ उठानी पड़ी। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड्स टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो ये जो झगड़े थे ये कॉमन बन गए। क्यों? क्योंकि शेयरिंग को लेकर, कॉस्ट को लेकर, बेनिफिट को लेकर ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने लगे, तो इन सब की शेयरिंग को लेकर, कॉस्ट को लेकर, इनके बेनिफिट को लेकर सबके बीच में जो झगड़े थे, ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, ये बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई थी। तो यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं, इसमें है मेजर रिवर एंड डैम्स। यहाँ पर डैम्स एंड रिवर दिखाई गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट रोज ड्यू टू दियर फेलियर टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ट। अब किसी भी चीज़ को लेकर, सपोज करो हम कोई एक प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, तो हम उससे कुछ अचीव करने के लिए ही तो उसे बनाते हैं। लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जाने लगा? ये जो प्रोजेक्ट बना था ये लगभग फेलियर माना जा रहा था, मतलब जिस पर्पज से इसे बनाया गया था उसमें वो फेल था। जैसे कि द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लड्स। अब डैम्स क्यों बनाए गए? जिससे कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर। तो जब जो जलाशय थे या जो लेक थी वहाँ पर ज़्यादा सेडिमेंटेशन होने लगा, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता था या जो दूसरी चीज़ें होती थी वो बहकर वहाँ पर आ जाती थी, जहाँ पर वो जलाशय बनाए गए वहाँ पर वो जम जाती थी। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब ज़्यादा रेनफॉल होती थी तो ये जो डैम बनाए गए ये कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे, ये सक्सेसफुल ही नहीं थे इस फ्लड को कंट्रोल करने में, ज़्यादा बारिश में। यू मे हैव सीन और रीड, तुमने पढ़ा भी होगा या देखा होगा कभी न्यूज़ पे, टीवी में, हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम्स ड्यूरिंग द हैवी रेन aggravated the flood
सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। अब 2006 में महाराष्ट्र में और गुजरात में क्या हुआ, तेज बारिश होने की वजह से ये जो फ्लड की कंडीशन बढ़ गई, इसमें और ज़्यादा पानी रिलीज कर दिया गया, और ज़्यादा वाटर को छोड़ दिया गया, और उसने कंडीशन को, ये जो फ्लड की कंडीशन थी ये और भी ज़्यादा उसने ख़राब कर दी। तो एक तरह से इसे फेलियर ही समझो कि ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट खड़ा किया ये एक तरह से फेल था। द फ्लड हैव नॉट ओनली devastated life and property but also caused एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। इससे केवल प्रॉपर्टी का और लाइफ का ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, यानी कि बहुत सारे लोग ही और प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही थी, बल्कि वहाँ पर सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्रीव्ड द सिल्ट। सेडिमेंटेशन का मतलब ही ये है कि जो फ्लड होती है, जो फ्लड प्लेन्स रह जाता है, वहाँ से क्या डिप्रीव्ड हो जाता है, सिल्ट। सिल्ट वहाँ से डिप्रीव्ड हो जाता है, जो क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स है। फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ये होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कोज वाटर बोर्न डिसीज एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स और सामने आने लगी, ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे इनसे अर्थक्वेक होने लगे, जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठा हुए तो जैसे कि मच्छर पैदा होना, मक्खी होना, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां भी सामने आने लगी। पोल्यूशन बढ़ने लगा, और जिसका और क्या कारण हुआ, इसका एक्सेसिव यूज़ होने लगा वाटर का, यानी कि वाटर का जितना यूज़ होना चाहिए था, मैनेज करना तो दूर की बात है, उसका यूज़ एक्सेसिव यूज़ होने लगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के क्या तरीके हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं कंप्लीट। थर्ड पार्ट में हम चैप्टर को पूरा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।